विजय कृष्ण सर, जिस तरीके से अभी सोनवने सर बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे को लेकर के बार बार जितने भी ये लोग भाषण होते हैं उसमें उद्धव ठाकरे और शिवसेना वाली बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उठाते रहते हैं। उसी तरीके का काम वो राहुल गांधी को भी लेके करते हैं। राहुल गांधी की बात आज की तारीख में जितना कांग्रेस नहीं करती है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं। तो और एक तरफ आखिर ये उनको आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, क्यों वो मुद्दों पर बात नहीं करते। दूसरी चीज जो अभी आप जिस सर भी जिस चीज को कह रहे थे कि जो छोटे दल हैं, जैसे एनडीए के साथ तमाम सारे दल जुड़े हुए थे जब एनडीए बनी थी, एक एक करके धीरे धीरे वो दल या तो इनसे अलग होते गए और या फिर वो दल खत्म ही हो गए। एक तरफ आप एनडीए को तोड़ने और खत्म करने का काम आपने किया, और अब जब आपके ऊपर ये पूरी मुश्किल दिखाई दे रही है, जब चुनाव आपको मुश्किल लगने लगे हैं, तो आप तमाम छोटे छोटे उन दलों को जिनके लिए एक सीट जितना भी मुश्किल है, उनके यहाँ भी आप जाकर के नतमस्तक हुए पड़े, यानी उन्हीं के शरण में आ गए। तो अब क्या वहां पर इनको शरण मिलेगी और उसका कुछ असर रहेगा? ये दोनों सवाल, जरा दोनों जवाब दीजिए आप। जी अब आवाज मिल रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, देखिए जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो मैं शशि जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में मिला, मुझे लगता है कि इन चीजों की जो आज राजनीतिक घटनाक्रम है और जो भविष्य में होने वाली संभावनाएं हैं राजनीतिक घटनाक्रम के परिवर्तन की, उसकी पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो गई थी। और महाराष्ट्र की राजनीति में जो राजनीतिक भविष्य सबसे ज्यादा दांव पे लगा है वो लगा है फडणवीस का, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपनी ही पार्टी में जो पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, जैसे जैसे पार्टी में शिवसेना में टूटन हुई, उसके बाद शिंदे चीफ मिनिस्टर हुए, तो फडणवीस कहीं ना कहीं अपने हाईकमान के द्वारा उपेक्षित हुए। कई ऐसी अंदरूनी खबरें आती हैं जिसका सार्वजनिक रूप से बयान ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि उनको अपनी ही पार्टी में आइसोलेट किया गया। दूसरी चीज कि जब आपको ध्यान होगा कि जब बहुत पावरफुल होके 19 में या 14 में जब मोदी जी आ रहे थे, तो एक पार्लियामेंट का एक आपका बड़ा मजाकिया भाषण वो अठावले जी का याद होगा आप लोगों को, जिसमें वो कहते थे कि भाई हमको भी राहुल गांधी ने कहा कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हम क्यों जाएं जब हम देख रहे हैं कि अब मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो आज स्थितियां ठीक इसके उलट होने जा रही हैं। तो अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक का इलेक्शन, बिहार में नीतीश कुमार का अलग होना, और अभी रिसेंटली जो अमेरिका में राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, तो जो इंटरनेशनल डायफोरा पे एक चीजें उभर के आ रही हैं राहुल गांधी के संदर्भ में या कांग्रेस के संदर्भ में, इन सब चीजों का असर क्या आप समझते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है? और ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो ऐसा नहीं है कि अपनी आइडियोलॉजी से इतना ज्यादा कमिटेड है कि वो छोड़ नहीं सकती बीजेपी को, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उनका अपना भविष्य दांव पे लगा है। और मुझे जो लगता है, शशि भाई उसको ज्यादा क्लियर करेंगे, कि आने वाले विधानसभा महाराष्ट्र में चुनाव के बाद और लोकसभा के चुनाव के बाद शिंदे का भी राजनीतिक भविष्य बहुत उसमें अंधकार में दिखाई दे रहा है। या तो उनके सामने ऑप्शन होगा कि वो अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि देखिए उनके विधायक भी टूटेंगे उनसे, चुनाव आते आते अभी चाहे जो स्थिति है, आते आते उनके बहुत सारे एमएलए उनका भी साथ छोड़ेंगे। तो उनके सामने एक ही ऑप्शन होगा कि जो बचा खुचा उनके पास रहे उसके साथ वो बीजेपी में मर्ज कर जाए। और देवेंद्र फडणवीस की जो स्थिति अपनी पार्टी में हो गई है, तो उसमें शिंदे को कुछ एडवांटेज मिल सकता है बीजेपी के अंदर जाने में, क्योंकि वो शिवसेना के रूप में लड़के, मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से वो चुनाव में कोई मुकाबला कर पाएंगे। आप देख लीजिए, कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, इस पार्टी में शिवपाल यादव तो यहां बनाए थे ना अपनी एक पार्टी, तो क्या उसका हश्र हुआ अल्टीमेटली? तो शिवपाल यादव फिर कहां गए? वही महाराष्ट्र में स्थिति होगी। तो एक तो यह है कि महाराष्ट्र की स्थिति की पिक्चर धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि ये दोनों पार्टियों, दोनों नेताओं का भविष्य जो है
उसमें फडणवीस का भविष्य ज्यादा वो अंधकार में है। शिंदे जी के सामने एक ऑप्शन है कि जो भाजपा में मर्ज कर जाए। अब रही हरियाणा की बात, अमरजीत सिंह साहब तो वहां से ज्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, जो पिछली बार भी हुड्डा साहब बहुत लेट कैंपेन शुरू किए और कांग्रेस हाईकमान ने उनको चार्ज बहुत लेट दिया। उसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत बहुत अच्छा था। शायद उनको अगर कुछ दिन और पहले कमान सौंपा होता, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय की परिस्थिति याद करिए आप, तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के मोड में ही नहीं थी हरियाणा में। वो मान चुकी थी कि हरियाणा में हमारा कुछ है नहीं, और वो बहुत लेट वहां पे कैंपेन शुरू हुआ। उसके बावजूद वो स्थिति हुई। आज तो स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। किसान आंदोलन, कंटिन्यूअस किसान आंदोलन का जो रेजिडुअल इफेक्ट है, और जो सबसे बड़ी घटना अभी जो पहलवानों की हुई है, उसको लेके जो पूरी जनता में आक्रोश है, तो क्या अब जेजेपी को ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या परिणाम होगा? तो यह क्षेत्रीय पार्टियां जो बीजेपी के साथ हैं, उनका बीजेपी से मोह भंग है ऐसा मैं नहीं कह सकता। इनको अब बीजेपी के साथ अपना ही भविष्य जो है अंधकार में लग रहा है। तो अब ये नए रास्ते की तलाश में है। और कांग्रेस की कर्नाटक के इलेक्शन के बाद जो स्थिति बनी, और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो खबरें आ रही हैं, उसको लेके उनके मन में अब बहुत सारी दुविधाएं हो गई हैं। और वो है ना कि जब जहाज डूबने को होता है तो कौन लोग पहले छोड़ के चले जाते हैं, इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक रिसेंट घटना राय साहब आपने संज्ञान में लिया होगा कि मायावती जी का कोई आदमी एआईसीसी के दफ्तर में जाके बात कर रहा है। कल जो मायावती जी की बैठक यूपी में हुई, उस पर वो कांग्रेस पे कुछ नहीं बोली, वो सपा और बीजेपी पे हमलावर थी। अभी तक मायावती जी कांग्रेस पे बहुत हमलावर होती थी, क्योंकि हमेशा उनको होता था कि ये दलित वोट एक बार जो कांग्रेस से उनके साथ शिफ्ट हुआ, कहीं वो वापस कांग्रेस में जाएगा तो फिर उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक जाएगी। लेकिन जो उनका राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, कल जो पटना की बैठक है और जिसमें अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, ममता भी जा रही हैं, हम लोगों को कल की घटना पे विशेष रूप से निगाह रखनी होगी, क्योंकि बहुत सारा परिदृश्य उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि भारत की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ रही है। तो अगर कल की बैठक का सार्थक नतीजा कुछ निकला, हम ये नहीं कहते कि कल ही सारी चीजें उनकी तय हो जाएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में विपक्षी एकता बढ़ते हुए दिखाई दी, तो मायावती जी के सामने भी वही संकट है जो एकनाथ शिंदे के सामने आने वाले समय में होने जा रहा है। तो उन्होंने पहले से उस प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में जा रही है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को उनके झांसे में आना नहीं चाहिए, क्योंकि 2019 में सपा उनके साथ अलायंस करके देख चुकी है। उसका लाभ मायावती जी को तो मिला है, सपा को कुछ नहीं मिला। अब क्या करती है कांग्रेस की लीडरशिप, तो उसको तो उसके विवेक पर है, लेकिन वह भी अंदर अंदर चल रही है। यह सारी घटनाक्रम जो बता रहे हैं। और एक चीज और देख लीजिए, जो मोदी जी अभी अमेरिका के दौरे पे गए हैं, जिसको मीडिया, खासतौर से गोदी मीडिया, इतनी हाइप बनाने की हफ्ते से भर से कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने भी, सब लोगों ने, सारे पैनलिस्ट ने मार किया होगा कि बड़ा नीरस माहौल लग रहा था। अखबारों को पढ़िए तो लग रहा था कि पूरी दुनिया पीछे खड़ी है। लेकिन कल जो हमने भी देखा टेलीविजन पे, वो देखा, मतलब वो कितना भी आप उसमें हवा भरने की कोशिश करिए, वो चीज आई नहीं। और जिस तरीके से राहुल गांधी के जो दौरे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेके रूजवेल्ट हाउस में, नेशनल प्रेस क्लब में, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है, जिसको काउंटर करने की बहुत ज्यादा बीजेपी की कोशिश थी इस दौरे के साथ, मुझे लगता है कि उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो यह जो रीजनल छत्रप है, अब वो अपने भविष्य की तलाश में अब वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी राजा।